से ज्यादा सॉस की बोतलें बरामद। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत अपडेट। मैं हूं आपके साथ ऋतु भंडारी और शुरुआत करते हैं जहां उत्तर प्रदेश में एक समय ऐसा हुआ करता था जब जमीन पर कब्जा करने वाले भू माफियाओं का नाम सुनते ही आम लोग थर्रा जाते थे। आरोप ये लगा करते थे कि राजनीतिक संरक्षण के दम पर भू माफिया सरकारी जमीनों से लेकर गरीब और किसान तबकों के जो लोग हैं उनकी जमीनों पर तक कब्जा कर लेते थे। अब हालात ऐसे बताए जाते थे उस दौरान समाजवादी पार्टी के शासन में कि कई मामलों पर पुलिस और प्रशासन भी प्रभावी कार्रवाई करने से डरता था और बचने की कोशिश करता था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से दावा किया गया है कि 2017 के बाद प्रदेश में भू माफियाओं के खिलाफ अभूतपूर्व और ऐतिहासिक अभियान चलाया गया। सरकार के मुताबिक हजारों हेक्टेयर सरकारी जमीन को अवैध कब्जों से मुक्त कराया गया। माफियाओं की संपत्तियों पर बुलडोजर चला है। संगठित अपराध के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई। सरकार इसे कानून का राज बताती है और ऐसे में यह भी कहती है कि कानून के राज में ही स्थापना और सुशासन का मॉडल बता रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अपने भाषण में कि माफियाओं का खात्मा करना उनकी पहली पसंद हुआ करती है। साथ ही सरकार दावा कर रही है कि प्रदेश में निवेश का माहौल बेहतर हुआ है क्योंकि अपराध और माफिया तंत्र पर नियंत्रण स्थापित किया गया। हालांकि विपक्ष इन दावों पर सवाल निरंतर उठा रहा है, लेकिन सरकार का पक्ष साफ है कि अगर पहले भूमाफियाओं का प्रभाव नहीं था तो फिर हजारों करोड़ की सरकारी जमीनों को कब्जा मुक्त कराने की जरूरत आखिर क्यों पड़ी? अगर कानून का राज पहले से कायम था तो माफियाओं के खिलाफ इतनी बड़ी कार्रवाई क्यों नहीं हुई? तो आज कई ऐसे सवाल हैं जो निरंतर उठ रही हैं, क्योंकि ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा जो मेरा पसंदीदा टॉपिक है या फेवरेट विषय है वो है माफियाओं का खात्मा करना। ऐसे में उन्होंने कहा कि 2017 से पहले स्थिति बहुत ज्यादा अलग थी। 2017 से पहले कुछ ऐसे हालात थे जहां पर माफियाओं का शासन हुआ करता था। माफिया के जो गुर्गे हैं वो निरंतर बढ़ रहे थे, उनमें डर और खौफ की स्थिति देखने को नहीं मिलती थी। लेकिन 2017 के बाद की स्थिति और दिशा दशा उत्तर प्रदेश की बदली है। जब सीएम योगी आदित्यनाथ का शासन हुआ तो यहां पर पूरी तरह से माफियाओं में डर का माहौल बना। कानून व्यवस्था पहले जो लचर हुआ करती थी, अव्यवस्थित तरीके से देखने को मिल पाती थी और कानून व्यवस्था का कोई जोर 2017 से पहले नहीं चलता था। लेकिन 2017 के बाद पूरी तरह से यहां पर तस्वीर बदल चुकी है और ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ ने उसी बात का जिक्र किया। भूमाफिया मुद्दा बना सत्ता और विपक्ष के बीच एक नया रण क्षेत्र जिसको लेकर खूब जोरों के साथ सियासी रोटी हर दल यहां पर सेकता हुआ नजर आ रहा है। सवाल यह है कि क्या पिछली सरकारों में भूमाफियाओं को संरक्षण वाकई में समाजवादी पार्टी देती थी और अगर देती थी तो किस शय पर दिया जाता था? कानून व्यवस्था, क्योंकि बीजेपी का सीधे तौर पर यह कहना है कि माफियाओं को इतना अधिकार समाजवादी पार्टी ने दिया था कि वो सरकार को आदेश दे सके, सरकार चला सके और ठीक वही स्थिति देखने को मिल पाई थी जिसमें अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी और तमाम बड़े नाम सामने आ जाते हैं। लेकिन अब इस पूरे मामले को लेकर विपक्षी पार्टी का ये सीधे तौर पर कहना है कि समाजवादी पार्टी के शासन में माफियाओं का शासन था, उस बात को हम स्वीकार करते हैं, लेकिन बीजेपी के शासन में जो माफिया है उनका क्या? उनकी संपत्ति को कुर्क क्यों नहीं किया गया? उनके घरों को जमींदोज क्यों नहीं किया गया? पीला पंजा प्रशासन का वहां क्यों नहीं चला? ऐसे वो तमाम चीजें हैं जो विपक्षी पार्टी की तरफ से उठाई जा रही है, लेकिन सरकार इस पर यह तर्क देती है कि ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने कानून का जो शासन है उसका यहां पर हमेशा से सराहना की है और न सिर्फ सराहना बल्कि कानून के साथ वो निरंतर चलते रहे हैं। अब माफियाओं पर कार्रवाई पसंद है योगी आदित्यनाथ को और इसको लेकर अब खूब जोरों के साथ चर्चा हो रही है। विपक्ष एक तरफ तुष्टीकरण की राजनीति के साथ साथ यहां पर आरोप यह भी लगा रहा है कि जातिवाद के आधार पर इस तरह की कार्रवाई की गई, लेकिन सत्ता पक्ष सीधे तौर पर यह कह रही है कि जिस तरह के आरोप समाजवादी पार्टी लगा रही है वैसा कुछ नहीं है। धरातल पर पूरी तरह से दिशा और दशा और पूरी तस्वीर तकदीर बदल चुकी है। उत्तर प्रदेश 2017 से पहले कुछ और था, 2017 के बाद कुछ और है। अब यहां पर कानून का राज है और इसके साथ ही जो निवेशकों की पहली पसंद बना हुआ है जो प्रदेश, वो है उत्तर प्रदेश, जिसके चलते उत्तर प्रदेश अब निरंतर उत्तम प्रदेश की तरफ बढ़ रहा है। क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से ये चीज भी बहुत बार दोहराई गई है कि विकसित भारत 2047 का जो रोड मैप और जो विजन केंद्र की मोदी सरकार लेकर चल रही है उसमें उत्तर प्रदेश की भूमिका बहुत बेहतर तरीके से देखने को मिल पाएगी। और इसी के चलते सीएम योगी आदित्यनाथ ने माफियाओं का भी जिक्र किया और उत्तर प्रदेश में निरंतर क्या कुछ बदलाव हो रहे हैं इसका भी जिक्र करते हुए नजर आए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक यहाँ पर किस्सा भी बताया कि एक
जो उत्तर प्रदेश के दिग्गज अधिकारी हैं वो उनके पास फाइल लेकर पहुंचते हैं किसी माफिया की कि सीएम योगी आदित्यनाथ के समक्ष, और माफियाओं की वो उस पूरी फाइल को जब तक वो पढ़ते और ऐसे में बस माफिया शब्द आया तो सीएम ने कहा कि ये मेरा पसंदीदा विषय है, इसको लेकर खंगाली जाएगी। जिसके बाद लगातार ताबड़तोड़ कार्रवाई देखने को मिली, लगातार यहां पर प्रशासनिक अमले का बुलडोजर चला, माफियाओं की संपत्ति को कुर्क किया गया, उनको उनकी जगह भेजा गया, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ और सीधे तौर पर संकेत दिए हैं कि किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। अपराधी की कोई जात नहीं होती, कोई धर्म नहीं होता, अगर अपराधी ने अपराध किया है तो वो अपराधी ही कहलाया जाएगा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा अपराधियों को सख्त हिदायत देते हुए कि अगर उन्हें अभी भी उनके मन में अपराध करने का है और वो ये सोच रहे हैं कि वो मंशा पे कायम रहे कि अपराध करे, किसी का मर्डर कर दे, चोरी चकारी भी कर दे या फिर कोई बड़ी वारदात को अंजाम दे दे और उसके बाद वो ये सोचते हैं कि वो बच जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। अगर अपराध करना है तो यहां उत्तर प्रदेश को आप छोड़ दीजिए, वरना आप लोगों का यानी कि अपराधियों का हश्र ऐसा किया जाएगा न सिर्फ सरकार की तरफ से बल्कि शासन प्रशासनिक स्तर पर भी कानून व्यवस्था के तौर पर कानूनी कार्रवाई ऐसी की जाएगी कि अपराधी अब थर थर कांपेंगे। और ठीक उसी का उदाहरण आज की तारीख में देखने को मिल रहा है, जहां पर ऑपरेशन लंगड़ा, ऑपरेशन क्लीन सरकार की तरफ से उत्तर प्रदेश के हर जिले में पुलिस प्रशासन के माध्यम से चलाया जा रहा है। और इसी के साथ अब लोगों में डर का माहौल है, न सिर्फ लोगों में बल्कि जो अपराधी हैं वो थर थर कांप रहे हैं। और ऐसे में जो डेटा अभी हाल फिलहाल में एनसीआरबी का सामने आया था तो उसमें बकायदा ये चीज मेंशन की गई थी कि बदलाव यहां पर निरंतर होते रहे हैं और जो बदलाव हुए हैं उसको लेकर यहां पर न सिर्फ उत्तर प्रदेश के लोग बल्कि अलग अलग प्रदेशों के जो लोग हैं वो भी इसको लेकर तमाम बातों का जिक्र करते हैं। खास पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है राघवेंद्र सिंह जी, बीजेपी के प्रवक्ता, निखिल खत्री जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, यूपी स्टेट हेड आशुतोष मिश्रा जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप तीनों का बहुत स्वागत करती हूं भारत अपडेट में। शुरुआत आशुतोष जी मैं आप ही के साथ करूंगी क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ का ये कहना कि माफियाओं का जो टॉपिक होता है वो उनका पसंदीदा विषय है और एकमात्र वजह यही कि अब माफियाओं का जो शासन कभी एक समय पर हुआ करता था और थर थर उत्तर प्रदेश कांपता था उसका अब खात्मा होता हुआ नजर आ रहा है और लगभग 90% खात्मा हो चुका है। लेकिन सर अब विपक्ष की तरफ से सवाल उठाए जा रहे हैं, विपक्ष ये पूछ रहा है कि समाजवादी पार्टी के शासन में जो माफिया थे उनका तो खात्मा कर दिया गया, लेकिन जो बीजेपी के शासन में यहाँ पर माफिया पल रहे हैं उनका खात्मा का कब जिक्र किया जाएगा? ऋतु, इसकी शुरुआत मैं एक शायरी से करता हूँ कि वो जो कल तक अंधेरों के वफादार रहे आज सूरज की रोशनी पे सवाल करते हैं, जिन्होंने खुद लुटाया था गरीबों का आशियाना आज वो बुलडोजर की कार्रवाई पे मलाल करते हैं या कह सकते हैं बाबा की कार्रवाई पर मलाल करते हैं। देखिए विपक्ष का यह विलाप बहुत स्वाभाविक है क्योंकि जब अपराधियों के आर्थिक साम्राज्य पर चोट होती है तो दर्द तो उनके संरक्षकों को ही होता है ना। और लगातार इस बात पर विपक्ष से भी सवाल पूछा जाता है कि जब माफिया गरीबों की जमीनों पर कब्जे के झंडे गाड़ रहे थे तब सरकारी जमीनों पर अवैध के लिए खड़े किए जा रहे थे जी। तब कानून की किताब किस अलमारी में बंद थी? योगी सरकार ने अपराधियों की जात या उनकी राजनीतिक नहीं देखा कभी, जो मैंने अभी तक देखा। सरकार ने सिर्फ उनका क्राइम रिकॉर्ड देखा और ये भी नहीं कह सकते हैं कि ये कार्रवाई सिर्फ चुनिंदा लोगों पर हुई, ये कार्रवाई सर्जिकल स्ट्राइक ऑन माफिया है। अगर कानून का राज पहले से था तो करोड़ों की सरकारी जमीनें भूमाफियाओं के कब्जे में कैसे चली गई जी? क्या वो रातों रात गायब हो गई थी? उन्हें राजनीतिक सरपरस्ती हासिल थी। आज जब बुलडोजर चलता है तो वो किसी धर्म या जाति को देखकर सरकार नहीं चलाती बल्कि अवैध साम्राज्य के अहंकार को तोड़ने के लिए चलाती है। आज यूपी देखेंगे अपराधी अपनी जाति का कार्ड खेलकर नहीं बच सकता है जी। उसे सामने घुटने टेकने ही पड़ते हैं। ऋतु, आपने देखा कि कानून का इकबाल है उत्तर प्रदेश के अंदर इस समय, और मैं ये बात बड़े डंके की चोट पे कह रहा हूं क्योंकि मैंने पिछली सरकारों को भी देखा। उत्तर प्रदेश ने वो दौर भी देखा जब गवाह अदालत की चौखट पर पहुंचने से पहले ही साफ कर दिए जाते थे। आपको भी याद होगा, आपका भी लंबा कार्यकाल है पत्रकारिता का ऋतु। पुलिस अपराधियों के सामने लाचार खड़ी रहती थी क्योंकि साहब ऊपर से फोन आ जाता था, लेकिन इस सरकार ने पुलिस के हाथ बांधे नहीं बल्कि पुलिस को
कानून के दायरे में रहकर अपराधियों को जवाब देने की पूरी छूट दी। और जब अपराधी पुलिस पर गोली चलाएगा तो पुलिस क्या हाथ में गुलाब का फूल लेकर खड़ी रहेगी? देखिए, आज उत्तर प्रदेश में ठोक दो नीति अपराधियों के लिए है, आम नागरिक के लिए नहीं है। आम नागरिक आज भी सुकून की जिंदगी जी रहा है। रात के 2 बजे भी घर की महिलाएं और बेटियां घर से बाहर निकल जाती हैं और सुरक्षित घर पर आ जाती हैं। इसे कहते हैं कानून का राज। जो माफिया पहले जेलों को अपना रिसोर्ट बनाकर समझते थे, वहां से रंगदारी का सिंडिकेट चलाते थे, आज वो अपनी जान की भीख मांग रहे हैं। आपने तमाम वीडियो देखे होंगे, तख्तियां लटकाकर थानों में सरेंडर कर रहे हैं। इसे कहते हैं अपराध का टोटल शटडाउन। तो ये है उत्तर प्रदेश की कहानी ऋतु आज की डेट में। और इसमें अगर विपक्ष रोता है तो गलत रोता है। उसे सरकार की सराहना करनी चाहिए कि कम से कम अपराधी पर कार्रवाई अगर होती है, कोई भी सरकार हो, अगर अपराधी पर कार्रवाई करती है तो उसकी तो प्रशंसा होनी चाहिए ऋतु। निश्चित तौर पर, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ और राज्य सरकार और कानून की तरफ से सीधे और सख्त लहजे में ये मैसेज दिया गया है निरंतर कि चाहे कुछ भी हो जाए, अपराधी की कोई जात और धर्म नहीं होती। अगर अपराधी ने अपराध किया है तो उसको उसकी सही जगह पर पहुंचाया जाएगा, जिस तरह की स्थिति ऑपरेशन लंगड़ा और क्लीन के माध्यम से हम देख रहे हैं। ऐसे में माफ कीजिएगा राघवेंद्र सिंह जी, आपके पास आते हुए, क्योंकि विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है और उसी चीज को मैं आगे बढ़ाते हुए सर, कि अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी के खिलाफ बुलडोजर चला, कार्रवाई हुई, वो ठीक था, लेकिन ब्रजेश सिंह, धनंजय सिंह जैसे पूर्वांचल के बड़े बाहुबलियों के खिलाफ कब कार्रवाई होगी? इस तरह के सवाल इस वक्त विपक्षी पार्टी आप लोगों से पूछ रही है। राघवेंद्र जी एक बार अनम्यूट कर दीजिए, उसके बाद अपनी बात रखिए प्लीज। ऋतु जी, हमारी मंशा को ऊपर प्रश्न खड़ा करना हमें लग रहा है ये उचित नहीं है। हम लोगों ने हर समाज, हर वर्ग, हर एक के ऊपर उचित कार्रवाई की हुई है, चाहे किसी भी वर्ग का हो, चाहे किसी भी समाज का हो। उत्तर प्रदेश में लगभग 280 एनकाउंटर हुए हैं अपराधियों के, जिसमें लेकर के 60% मुस्लिम के हैं और सबसे ज्यादा ब्राह्मणों के एनकाउंटर हुए अपराधियों के, उसके दूसरे नंबर पर क्षत्रियों के हुए, अन्य समाजों के हुए हैं। ये कहना उचित नहीं है एक वर्ग को हम लोगों ने ध्यान में रखा है, एक वर्ग के एनकाउंटर हो रहे हैं, ऐसा बिल्कुल उचित नहीं है। मुझे याद है समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से संगठित अपराध का बोलबाला था, शिक्षा माफिया, मोरंग माफिया, गिट्टी माफिया, बालू माफिया, शराब माफिया गली गली में घुमा करते थे। और घुमा नहीं करते थे ऋतु जी, सरकारी संरक्षण मिलता था, समाजवादी नेताओं का उनका वरद हस्त प्राप्त था। इस प्रकार से ये लोग, और उनसे धन उगाही हुआ करती थी। बड़े बड़े शस्त्र लाइसेंस अपराधियों के इन लोगों ने अपने समय में बना दिए थे। गाजीपुर जेल में मुख्तार अंसारी बंद था तो उसके लिए इनकी सरकार ने पक्का तालाब बनाया दिया था कि उसको ताजी मछलियां मिल सके। बड़े बड़े पुलिस महकमे के अधिकारी मुख्तार अंसारी के साथ बैडमिंटन खेलने जाया करते थे। अतीक अहमद के घर में एक पुलिस महकमे के कांस्टेबल ने दबिश दी, उसको गिरफ्तार कर लिया गया, उसका सर काटा गया, उसकी खबर उससे उतार ली गई और इलाहाबाद के चौराहे पर फेंक दिया गया। फिर पुलिस महकमे के इंस्पेक्टर सहित कुछ लोगों ने दबिश दी, 20-22 लोगों ने दबिश दी, सबको गिरफ्तार कर लिया गया। माननीय मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, बीच में पढ़ते कहते अतीक भाई इनको छोड़ दीजिए, ये उत्तर प्रदेश का शासन हुआ करता था। आजम खान जो पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस बनाया था, अपनी जौहर विश्वविद्यालय के अंदर ले सकते हैं, उस पर कब्जे कर लेते हैं। जौहर विश्वविद्यालय की आधे से ज्यादा जमीन सरकारी जमीन होती है। कमाल का इनका जो लोकतंत्र था, ये लोग जो है अपराधियों के ऊपर साझीदार हुआ करते थे। विकास दुबे के नाम ऋतु जी बना हुआ था, आपको पता है विकास दुबे कितना बड़ा अपराधी था कानपुर में। इन लोगों ने अपराध और अपराधियों को लेकर जिस प्रकार से संरक्षण दिया है, आज की तारीख में उत्तर प्रदेश की जनता भली प्रकार से जानती है। त्राहिमाम इनकी सरकार में कर रही थी। अतीक अहमद ने चकिया में जो उनका घर था और उनका कार्यालय था, दोनों इलाहाबाद में अवैध सरकारी जमीन पर बने हुए थे। लूकरगंज में जो अतीक अहमद
का मकान था, उसमें जो है अवैध कब्जा किया, तो हजारों बीघे जमीन अतीक अहमद मुख्तार अंसारी ने कब्जा की हुई थी। एयरपोर्ट थाना क्षेत्र की जो जमीन थी उसमें अतीक अहमद ने एक राजमिस्त्री के नाम करवा दी थी। हमारी सरकार बनी, हम लोगों ने इनके ऊपर बुलडोजर चलवाया और वो जमीन मुक्त कराई। और गाजीपुर में जो अंसारी परिवार जो है, मुख्तार अंसारी पब्लिक स्कूल खोला सरकारी जमीन पर, और लखनऊ में हजरतगंज में एफआई बिल्डिंग, एफआई कॉम्प्लेक्स, एफआई अस्पताल आज सरकारी कब्जे में इन लोगों ने सरकारी जमीन पर कब्जा किया हुआ था। मुख्तार अंसारी ले हमारी सरकार बनी, सभी धूल दूषित कर गए। एटा के पूर्व विधायक रामेश्वर सिंह यादव, उन पर भी मुकदमा दर्ज है, उन्होंने भी सरकारी जमीन पर कब्जा किया था, हम लोगों ने उसको भी धूल दूषित कर दिया। जोगिंदर सिंह यादव ये भी एटा के नेता थे, एटा सदर में चुनाव लड़े हुए थे, उन्होंने भी सरकारी जमीन पर कब्जा किया, उसको भी हम लोगों ने धूल दूषित किया। बहुत लंबी फेहरिस्त है। ये लोग जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है ये कह करके निकला करते थे, और सरकारी जमीन में समाजवादी पार्टी का झंडा लग जाता था, बड़े नेताओं को वरद हस्त प्राप्त था। इस प्रकार से ये लोग हर जगह कब्जा कर लेते और बड़े बड़े नेताओं का संरक्षण दिया करते थे। ऋतु जी, निश्चित तौर पर आपकी बात से मैं सहमत हूं कि 2017 से पहले और 2017 के बाद की तस्वीरें बदलती हुई नजर आई हैं, ठीक है, लोगों की तरफ से परसेप्शन। लेकिन मेरा सवाल सर आपसे ये नहीं था, मेरा सवाल ये था आपसे कि आप जो विपक्षी पार्टी है समाजवादी पार्टी, उनकी तरफ से पूछा जा रहा है कि आप लोग कानून व्यवस्था को यहाँ पर स्थापित कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, आप बेहतर से बेहतर परिणाम और कदम उठाइए और उसकी सराहना समाजवादी पार्टी करेगी। लेकिन समाजवादी पार्टी के दिग्गज ये पूछ रहे हैं कि ब्रजेश सिंह, धनंजय सिंह और भी वो नाम बताते हैं जिनका पूर्वांचल पर दबदबा था और किस तरह से माफिया का यहाँ पर जो राज था वो कायम था, उन पर क्या कार्रवाई की, वो आप सपा को बताइए। जो मुकदमे थे सरकार कार्रवाई करती, जो मुकदमे थे उनमें उनकी गिरफ्तारी हुई, वो जमानत पर है। अगर सरकारी जमीन को कब्जा किए बताइए, उस पर बुलडोजर चलेगा। हाँ। सीधी सी बात है, खुला खेल फरुखाबादी। बताइए जिन नेता जिन लोगों का नाम आप ले रही हैं, उन्होंने अगर कोई सरकारी जमीन कब्जा की हो, कोई अनाधिकृत इंक्रोचमेंट किया हो, तो बताइए, उन पर बुलडोजर चलेगा, कोई देर नहीं होगी। देखिए ये लोग जो है कवर फायर देने के लिए इस प्रकार की बातें करते हैं। सरकार हमारी बिल्कुल ही विश्वसनीय है, हम लोग ईमानदारी से काम कर रहे हैं। अपराधियों में जात वर्ग भेद का हम लोग कोई भी स्थान नहीं है। हम लोग ईमानदारी से आज की तारीख में उत्तर प्रदेश में कोई भी संगठित अपराध हो, कोई भी अपराधी हो, उसको लेकर के हम लोग जीरो टॉलरेंस नीति के तहत काम कर रहे हैं। माननीय योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश को बिल्कुल साफ सुथरा कर दिया है। आज की तारीख में संगठित अपराध बिल्कुल समाप्त हो गया है। और जिस प्रकार सूची भी है, हम लोगों ने अपराध के क्षेत्र में बहुत बड़े बड़े काम किए हैं। मैं बताना चाहता हूं, एक मिनट समय दीजिएगा, 2016 की तुलना में डकैती में 90% की कमी आई, लूट में 85% की कमी आई, हत्या में 87% की कमी आई। बिल्कुल, अभी हाल ही में एनसीआरबी के आंकड़े सामने आए थे, उसमें तमाम पॉइंट्स मेंशन है जो कि बेहद महत्वपूर्ण हो जाते हैं। चर्चा को मैं आगे जारी रखूंगी और डॉक्टर निखिल खत्री जी जवाब दीजिए, माफियाओं का राजनीतिकरण क्या होना उत्तर प्रदेश में जरूरी है? सबसे पहले ऋतु जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतने समय बाद मुझे बोलने का मौका दिया। अभी सबसे पहले आपके जो स्टेट हेड हैं आशुतोष मिश्रा जी, वो कई पहलू बता रहे थे, तो आखिरी में उन्होंने भी कहीं ना कहीं बुलडोजर की तारीफ कर दी और उन्होंने एक बात और प्रतीत की कि जो भी बुलडोजर के खिलाफ है उनका माहौल बना दिया गया। तो क्या माननीय न्यायालय ने भी तो बुलडोजर का विरोध किया था? क्या आप माननीय न्यायालय को भी विपक्ष के समक्ष आप खड़ा करेंगे? क्या माननीय न्यायालय को भी आप विपक्ष के साथ खड़ा करेंगे जो आपने मुहावरा दिया था? इस पर आप बाद में बताना। और साथ में जो ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जी बैठे हैं, रघुविंदर जी, इतनी लंबी चौड़ी लिस्ट लेकर आए हैं, और जो ये लिस्ट लेकर आए हैं ये तो पहली बार ही सुनी है, या तो इन्होंने 5 मिनट में लिस्ट बना दी हो, कहां से आंकड़े लेकर आए हैं? और दूसरी बात, जहाँ एक पे अब मेरे पीछे मत बोलिए, एक सेकंड राघवेंद्र जी सुन लीजिए सर, आपको पूरा समय दिया, बाकी पैनलिस्ट भी जुड़े, उनका परसेप्शन ओपिनियन जानना भी जरूरी हो जाता है, सुन लीजिए इत्मीनान से। निखिल जी। नहीं, फिर उसके बाद ऋतु जी आपने पूछा कि माफियाओं का, तो उत्तर प्रदेश में इतनी शर्मसार बात है कि माफिया का क्या बोलबाला है। अभी आपने मिर्जापुर में देखा होगा, आपके स्टेट हेड है माननीय आशुतोष जी बैठे, इनको ज्यादा पता होगा हमसे कि मिर्जापुर में एक पुलिस की चौकी बन रही थी और वहां पर पुलिस की चौकी में वहां के एसपी साहब बैठे थे, डीएम साहब बैठे थे, एसडीएम साहब बैठे थे, भारतीय जनता पार्टी के एमएलसी बैठे थे, और उनके साथ वहां का एक इतना बड़ा माफिया उनके साथ बैठा था। माफिया उनके साथ बैठकर पुलिस चौकी का हवन करवा रहा था। ये इनका माफिया राज है, ये इनका माफिया पर जीरो टॉलरेंस है।
तो अभी निखिल जी थोड़ा अपने फिर आप ये कहेंगे कि पक्षपात कर रहे हैं, जरा अपनी पुरानी तस्वीरों को भी एक बार उठा लीजिए, अपनी तस्वीरों को उठा लीजिए। नहीं, आप मेरी बात पूरी लीजिए। आप भारतीय जनता पार्टी के मिस्टर जी प्रवक्ता नहीं है, आप एक स्टेट हेड है। ये बात के बोले तो ठीक लगेगा। और नहीं, यहाँ पर आप सरकार की तारीफ मत कीजिए, यहाँ पर आप सरकार की साइड मत लीजिए। एक अच्छा प्रवक्ता, एक अच्छा एंकर वो होता है तो हमेशा गलत को सही बोलता है। आपको भी चीजों को गलत बोलना चाहिए कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। और दूसरी बात रितु जी ये होनी चाहिए कि उत्तर प्रदेश में जिनको भी योगी जी बचाना चाहते हैं उनको बचा लेते हैं, और जिनको मरवाना चाहते हैं उनको मरवा लेते हैं। रघुविंदर जी बार बार अतीक अहमद का बात ले रहे थे। अरे भैया उन्होंने तो दुनिया छोड़ दी है, आप उनका छोड़ दो अभी पीछा करना। ये उनके प्रवक्ता है रघुविंदर जी, दिन रात अतीक अहमद की बात करते हैं, देश पर कोई बात नहीं करना चाहता है। और इसके साथ माफिया राज जो इस वक्त उत्तर प्रदेश में चल रहा है, एक ही ऐसा राज चल रहा है जहां पर अधिकारी पुलिस की नहीं सुनते, पुलिस अधिकारियों की नहीं सुनते हैं। बताइए, पुलिस की हथेली गरम तो पुलिस वाले नरम, ये हाल बना दिया है। अभी आपने जेवर में देखा होगा नोएडा में कि कैसे एक लड़के को 14 साल लड़के को कैसे जिंदा जला दिया गया, पर जो आरोपित थे ना उन पर बुलडोजर चला, ना कोई कार्रवाई हुई, और ना कोई अभी तक मुख्य आरोपित फरार है। इस पर भारतीय जनता पार्टी वाले नहीं बोलेंगे। और जो 100 करोड़ रुपए से ज्यादा एक पुलिस वाले के पास लखनऊ में लेते हैं, क्या बाबा जी ने अभी तक वहां पर बुलडोजर चलाया? राघवेंद्र जी बता देंगे। क्या बुलडोजर कोडिंग स्पीकर सो गए? बुलडोजर पहुंचा ही नहीं है। गाजियाबाद में, मेरठ में सरेआम चिराग त्यागी की हत्या, मेरठ में हमारी जो एथलीट थी बहन उसकी सरेआम हत्या, कोई कार्रवाई नहीं होती है। भारतीय जनता पार्टी के लोग ये ऐसी सिलेक्टिव कार्रवाई करते हैं कि जिससे पूरे समाज में ये एक नेगेटिव माहौल बना दे, और ये सोचते हैं कि इन्हें पता भी ना चले। पर हमारे देश की जनता बहुत समझदार थी, है और हमेशा रहेगी। वो इनके सभी टैक्टिक्स समझ रही है। और इसके साथ साथ हमें ये सुनिश्चित कर देना चाहिए कि हमें इसके साथ साथ एक बात और कह देनी चाहिए कि इस समय सबसे ज्यादा गुंडा राज उत्तर प्रदेश में है, सबसे ज्यादा माफिया राज उत्तर प्रदेश में है। बांदा में क्या हुआ? बांदा में जो टाइम 50 डिग्री की ऋतु बढ़ा रही थी, जो टेम्परेचर चल रहा है बांदा में क्यों चल रहा है? पूरा का पूरा बांदा 9 साल से भारतीय जनता पार्टी ने नीचे का पूरा साफ कर दिया है। सारा खनन से अवैध खनन हर जगह बंद है, खासतौर में बांदा में, पर रोज वहां पर अवैध खनन हो रही है। कौन रिपोर्टिंग करता है? मैं तो पूछना चाह रहा हूँ, कोई रिपोर्टिंग नहीं करता है। और कोई फ्रीडम यूट्यूबर्स पहुंच जाते तो उन्हें सरकार, वहां पुलिस वाले उन्हें धमकी देते हैं। मतलब कि ऐसा चल रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी में खनन माफिया, रेत माफिया, पुलिस माफिया, हर चीज के माफिया है। इन पर भारतीय जनता पार्टी कोई लगाम नहीं लगाना चाहती है, क्योंकि ये उनको पैसा कमा के देते हैं। ये बात उन्हें जो यहाँ पर बैठ जाते हैं झूठे आंकड़े लेकर। अरे भैया ये आंकड़े हैं तो आप मेरे भी आंकड़े सुन लो। उत्तर प्रदेश में ऋतु जी हर रोज 5 एनकाउंटर होते हैं, हर रोज 5 एनकाउंटर सरकार करने का दावा करती है। अगर आप 5 एनकाउंटर रोज करते तो आपकी जीरो टॉलरेंस कहाँ गई? 9 साल से आप रोज 5 एनकाउंटर कर रहे हो और दूसरी तरफ आप जीरो टॉलरेंस बोलते हो। तो सरकार हमेशा ये झूठे आंकड़े दिखाती है। योगी सरकार कई मुद्दों से भागती है, जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट है, महंगाई है, बेरोजगारी है। पर अगर कहीं वो राम राज्य की बात कर रही है तो राम राज्य में ऐसा नहीं होना चाहिए। राम राज्य में सबसे पहले श्री राम राज्य का नाम होना चाहिए। और जिनके मुख पर हमेशा राम रहता है और वो कभी भी राम के लिए कार्य नहीं करना चाहते हैं, तो उनका वो हाल ऐसे भारतीय जनता पार्टी का होता है। और दूसरी बात, जब 24 में भारतीय जनता पार्टी है फिर से कहीं ना कहीं सरकार बना दी इन्होंने अपने विद्रोहियों से हाथ मिलाकर। जब जो उनका 400 पार का नारा उत्तर प्रदेश ने जो पार किया है, 400 पार जो उत्तर प्रदेश ने किया है, उसको भारतीय जनता पार्टी को एक सबक लेना चाहिए कि आपकी ईगो, आपका एटीट्यूड जनता ने खत्म किया है। समाजवादी पार्टी में इसमें आप कोशिश मत है, जनता ने आपको जवाब दिया है और ऐसे जनता को 27 में जवाब देगी। और आप 27 में हमारे प्रदेश से हटोगे जब हमारे प्रदेश में उन्नति और खुशी आएगी। ठीक है सर, 2024 के लोकसभा चुनाव का आपने जिक्र किया। 400 पार का नारा यहाँ पर केंद्र सरकार लेकर चल रही थी, एनडीए लेकर चल रही थी, लेकिन जनता ने जवाब दिया। 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश में भी कुछ सीटों पर उपचुनाव हुए थे, उसके बाद तो समाजवादी पार्टी को तीखा जवाब मिला होगा फिर। नहीं, जहां पर उपचुनाव हुए थे तो जी आपको पता, हम सबको पता उपचुनाव कहाँ हुए थे। और जहां पर उपचुनाव हुए थे, जहां पर कुछ समाज ने 80% वोट करी थी और 1 साल के अंदर उपचुनाव में उनका वोट शेयर मात्र 12% हो गया।
80 से 12% वोट शेयर हो गया। अरे भैया ये इलेक्शन कमीशन तो बिक चुका, हम पहले से कहते हैं। सर ये उम्मीद मुझे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर निखिल खत्री से नहीं है कि अगर निष्पक्ष तरीके से हो ना हो वो तो बात का मसला है, जिस तरह के आरोप आप लोग लगाते हैं, लेकिन अगर विपक्षी पार्टी की जीत हो तो सब कुछ सही चल रहा है, तब चुनाव आयोग भी आप लोगों के इशारे पर चल रहा है। लेकिन अगर आप लोगों की हार हो जाए और आप लोग उस सीट पर काबिज ना होने पाए तो यहाँ पर चुनाव आयोग पर आप लोग ठीकरा फोड़ देते हैं। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये, एनसीआरबी के आंकड़ों को मानते हैं आप? मुझे बस ये बताइए हाँ या ना। तो अगर हम बिल्कुल एनसीआरबी आंकड़े मानते हैं और वो क्या सच्चाई वाले आंकड़े मैं बताऊंगा, अगर आपने बताओ तो सच्चाई वाले आंकड़े मैं बताऊंगा। अब मुझे नहीं पता सर आप एनसीआरबी के आंकड़े कहां से लेकर आए हैं। जो अभी हाल फिलहाल में एनसीआरबी के आंकड़े सामने आए तो उसमें साफ शब्दों में ये मेंशन किया गया था एनसीआरबी की तरफ से कि उत्तर प्रदेश में पहले के मुकाबले जो अपराध दर है वो कम हुआ है, चाहे दहेज हो, हत्या हो, अपहरण हो, ये तमाम केसेस हो, पहले के मुकाबले कम हुआ है। अगर आप ऋतु जी अगर आप पहले के मुकाबले की देख रहे हैं तो उसके साथ आप ये भी देखिए एनसीआरबी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो में क्या 2 आंकड़े नहीं आए हैं कि क्राइम अगेंस्ट वुमेन पर कौन टॉप है? बाबा जी की सरकार टॉप है। क्राइम अगेंस्ट दलित में कौन टॉप है? बाबा जी की सरकार टॉप है। तो ये कहां राज्य है? राम राज्य स्थापित कर सकते लेकिन सर पहले ये तो बात को घुमाने वाली बात हुई है सर निखिल खत्री जी, ये तो बात को घुमा रहे हैं। हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, पहले पहलू को आप स्वीकार नहीं करें लेकिन दूसरे पहलू के लिए आप कह रहे हैं कि ऐसा भी है, राम राज्य का जिक्र किया जा रहा है। एनसीआरबी के आंकड़े ये कहते हैं कि अपराधों में कटौती हुई है, हाँ या ना, उसे आप स्वीकार करते हैं या नहीं करते हैं? अपराधों में कटौती सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के दिमागों में हुई है और धरातल पर अगर आप जाएंगे तो कहीं कुछ कटौती, लेकिन ये एनसीआरबी के तो आंकड़े वो है ना सर निखिल खत्री जी, ये एनसीआरबी के आंकड़े मेरी तरफ से जारी नहीं किए गए हैं, ये हाल फिलहाल में आए हैं और यही एनसीआरबी के आंकड़े हैं। जो पिछली दफा ये आता था कि उत्तर प्रदेश अपराध में टॉप 1 पर पहुंच चुका है और बिल्कुल पहले अव्वल स्थान पर है, तब आप लोगों की तरफ से खूब जोरों के साथ सियासत की जाती थी, उसका ठीकरा फोड़ा जाता था कि भाई कानून व्यवस्था तो इतनी लचर है। तो आज आप लोगों की तरफ से स्वीकार क्यों नहीं किया जाता है? इतना भारी मन क्यों कर रखा है आप लोगों ने? नहीं, जो एनसीआरबी के आंकड़े हो तो सबको स्वीकार करने पड़ेंगे, पर आप इस पर भी बात करें क्या सरकार इन आंकड़ों को स्वीकार करेगी कि टॉप नंबर 1 है वो क्राइम अगेंस्ट दलित में, क्राइम अगेंस्ट वुमेन में? तो क्या ये इतनी बड़ी काबिलियत है? भारतीय जनता पार्टी अपने आप को इतना बड़ा काबिल मानती है? ये क्या इनकी काबिलियत है जो जिसको ये मतलब कि इतना जश्न मता बनाते हैं, जो खुद ही महिला विरोधी पार्टी हो? बताइए आपको महिला विरोधी पार्टी से भी आपको पूछना चाहिए कि भैया ये आंकड़े क्यों बढ़ रहे हैं, आपने बताया क्या किया है? हाथरस की बात ले ले, मेरठ की बात ले ले, और कुछ दलित बहन के साथ या किसी भी महिला के साथ कुछ गलत होता है जब इनके मुंह में दही जम जाती है। अंकिता भंडारी का स्वर्गीय अंकिता भंडारी जी की बात ले ले, उस समय भी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता में दही जम जाती है, पूरा फार्म हाउस को बुलडोजर से ढा दिया जाता है, कोई सबूत नहीं रहता है। तो बुलडोजर मात्र इसलिए होता है और किस लिए बुलडोजर नहीं लेकर आते हैं? जनता भारतीय जनता पार्टी का नेटिव समझ चुके हैं। इनका एक यही नेटिव है कि कैसे फूट करो राज करो, और दूसरा इनका नेटिव ये है कि ये हर माफिया को, हर पोषित माफिया को आगे बढ़ाएंगे और अपने लाभ के लिए ये ऐसे हमारे समाज में हिंदू और मुस्लिम का बंटवारा करते हैं। ठीक है सर, अब चूंकि आपने उत्तर प्रदेश की रैंकिंग का भी जिक्र किया महिलाओं के अपराध में, तो सर मैंने तो गूगल किया, तो प्लीज आपसे भी विनम्र निवेदन है कि एक बार आप भी गूगल कर लीजिए, स्टडी कीजिएगा। उसमें साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि महिलाओं के खिलाफ अपराध दर के मामले में उत्तर प्रदेश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 17वें स्थान पर है सर, पहले स्थान पर नहीं 17वें स्थान पर। और नंबर 1 पर सुनिए डॉक्टर निखिल खत्री जी, थोड़ा संयम बरतिए सर, विनम्र निवेदन, थोड़ा संयम बरतिए। अगर पहले नंबर पर दिल्ली है लेकिन दूसरे नंबर पर तेलंगाना है सर, तेलंगाना, समझ रहे? तेलंगाना आप एक बार आप खाली मात्र ये लिख दीजिए कि क्राइम अगेंस्ट वुमेन एनसीआरबी डाटा आपको सर मुझे जो डेटा बताना था मैंने बता दिया। समाजवादी पार्टी विपक्ष की भूमिका निभा रही है, समाजवादी पार्टी भी तो कुछ करिए ना सर, बोलना बालना काम नहीं होता है। आशुतोष जी आपके पास आते हुए सर, अब बुलडोजर के मामलों में हम लगातार देख रहे कार्रवाई हो रही है, माफियाओं का यहाँ पर आतंक खत्म हो रहा है, लेकिन समाजवादी पार्टी उसको एक्सेप्ट क्यों नहीं कर पा रही है? इतना भारी मन लेकर चल रही है। राजनीति में मतभेद होता है, मनभेद भी होता है, लेकिन इतना ज्यादा कि अगर सरकार कोई प्रयास कर रही है सही और सकारात्मक पहलू पर, तो वहां पर समाजवादी पार्टी विपक्ष के तौर पर स्वीकार भी नहीं कर पा रही। देखिए ऋतु, विपक्ष का काम होता है तर्क करना, कटाक्ष करना, और वो हमारे जो सपा के प्रवक्ता साथी हैं वो पूरा धर्म सही से निभा रहे हैं। उनका काम है कि सरकार की उपलब्धियों पर कटाक्ष करना, वो लगातार कर रहे हैं। लेकिन मैं
बार बार एक ही बात कहता हूं और मैं फिर कहता हूं, और फिर ये कहेंगे कि भाई साहब आप बीजेपी की बात कर रहे हैं या सरकार की बात कर रहे हैं, लेकिन जरा धैर्य से सुनिए और सुनने के बाद उस पर मनन करने का थोड़ा सा भी ध्यान दीजिए आप लोग। अगर सब कुछ इतना अच्छा था तो 17 के बाद आप क्यों नहीं आ पाए उत्तर प्रदेश के अंदर? क्या कारण रहा ये आपको सोचना पड़ेगा। और क्या वजह रही? बीजेपी एक लंबे अरसे के बाद आई और लगातार दूसरा टर्म पूरा करने जा रही है। सच तो यह है कि तीसरे टर्म की भी लोग बात कर रहे हैं। अब आपको यह समझना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं चूक हुई है और उस चूक पर कहीं ना कहीं विचार करना पड़ेगा निखिल भाई जी। ठीक है। रही बात इस बात की, आपने कहा कि देखिए जहां भय होगा वहां निवेश कभी नहीं होगा रितु। कोई भी उद्योगपति अपनी मेहनत की कमाई उस राज्य में कभी नहीं लगाएगा जहां कदम कदम पर रंगदारी, गुंडा टैक्स, इस तरह की तस्वीरें सामने आएंगी। जहां फैक्ट्री लगाने के लिए, जमीन खरीदने के लिए जाएगा तो पता लगेगा माफिया पहले से ही उस पर कब्जा करे बैठा है। आज मैं कुछ नेताओं के पास बैठा था, उसमें पक्ष और विपक्ष के दोनों नेता थे, तो जिक्र चल गया माफिया मुख्तार अंसारी का। तो उनका यह कहना था कि जब विधानसभा में मुख्तार अंसारी सदन के दौरान आते थे तो विधानसभा के अन्य सदस्यों को रोक दिया जाता। इतना जलवा था, इतना जलजला था। आप ये सोचिए कि इतना बड़ा माफिया जिस जमीन पर अपना झंडा गाड़ देता होगा, भला किसी फैक्ट्री या किसी व्यापारी या किसी उद्योगपति की औकात थी कि वहां फैक्ट्री लगाता? अब मैं ये नहीं कहूंगा कि भाई ठीक है, अपने अपने तरीके से लोग काम करते हैं, अपना अपना नजरिया सोचने का होता है लोगों का, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने सबसे पहले इसी माफिया इकोनॉमी को ध्वस्त किया। आपने देखा होगा जैसे ही किसी माफिया पर कार्रवाई हुई, अभी आप तमाम तरीके के नाम गिना रहे थे, माफिया मुख्तार अंसारी, डॉक्टर अनुपम दुबे आज भी सलाखों के पीछे हैं। फर्रुखाबाद में उनका 5 स्टार होटल गिरा दिया गया, जमीन ध्वस्त कर दिया गया, बिल्कुल मिट्टी मिला दिया। कब्जे हटे, माफियाओं पर ताला लगा। तो भाई जो सच है वो तो कहना पड़ेगा ना। आज भी ये कहने में भी कोई दिक्कत नहीं हो रही है कि कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली बन रहा है। आज जो लाखों करोड़ों का निवेश यूपी में आने की बात जो लोग कर रहे हैं, मैं कहता हूं ठीक है, आपके हिसाब से कम होंगे, लेकिन आ तो रहे हैं ना। शुरुआत मैं ये भी कहता हूं, शुरुआत अखिलेश जी ने की, एक एक्सप्रेसवे बनाया आगरा से लखनऊ, लेकिन उसकी नींव सबसे पहले बसपा ने भी तो रखी। यमुना एक्सप्रेसवे की शुरुआत बसपा ने की ना। लेकिन आज ये भी स्वीकार करना पड़ेगा कि उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेसवे का जाल बिछ रहा है। कहीं भी चले जाइए, गंगा एक्सप्रेस हो, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे हो, इन्हें आप कैसे झुठला सकते हैं? जो डेटा सेंटर और फैक्ट्रियां खुल रही हैं, ये उसी सुरक्षित माहौल का नतीजा मुझे लग रहा है। खैर, अब आपको कहीं ना कहीं इस बात पर विचार करना पड़ेगा, और चुनाव में बहुत ज्यादा वक्त नहीं है भाई। अब आपको सोचना पड़ेगा कि जो पूर्व में गलतियां हुई हैं, कम से कम उनको न दोहराया जाए, और एक बार फिर जनता के अंदर एक ऐसा मैसेज दिया जाए जिसमें आपको भी आने वाले समय में जगह मिले। योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से कार्रवाई करते हैं, अभी आप नाम गिना रहे थे कि नोएडा के अंदर बच्चे की हत्या हुई, आप एक बार गाजियाबाद के सूर्या का भी नाम ले देते। क्यों डरते हैं आप? क्यों जब किसी अल्पसंख्यक पर कार्रवाई होती है तो आप क्यों डर जाते हैं? आप भी जनता को कार्रवाई कहाँ करवा रहे हो? हमारे लिए सब अपराधी अपराधी है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। सुन लीजिए निखिल भाई, सुन लीजिए, आप बोल रहे थे तो उसके लिए आवाज उठती है। डॉक्टर निखिल खत्री जी आवाज पहुंच रही है सर, सुन लीजिए एक बार। पूरा समय दिया निखिल भाई, सुन लीजिए। सूर्या को किस तरीके से जब मैं सर काउंटर करूंगी तब आप जरूर बोलिएगा, आप अपनी बात रखिएगा। अभी थोड़ा समाजवादी पार्टी संयम बरते तो ज्यादा बेहतर डिबेट के लिए भी। भैया, सरकार ने माफिया तंत्र को तोड़कर एक रोजगार का माहौल बनाने का प्रयास जो सरकार कर रही है, उसमें कहीं न कहीं विचार करना चाहिए और उसमें
मैं ये नहीं कहता आप विपक्ष के नेता हैं, आप नहीं साथ देंगे, आप तालियां नहीं बजाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं आप निखिल खत्री होने के नाते ये तो सोचेंगे जी कि कम से कम जो विकास की बात हो रही है, जो माफिया तंत्र को खत्म करने की बात हो रही है, आज भी जिक्र होता है। और बार बार मैं इस बात को कहता हूं ऋतु कि 2027 के चुनाव आ रहे हैं, आज भी जब बात होती है तो सबसे पहले लोकतंत्र का नाम लिया जाता है, लॉ एंड ऑर्डर का नाम लिया जाता है। तो आप भी ऐसी छवि बनाइए निखिल भाई, आप भी ऐसा माहौल तैयार करिए, आप भी ग्राउंड रिपोर्ट पे जाइए। बीजेपी 24 घंटे 7 दिन तैयारी कर रही है और यही वजह है कि वो जनता के बीच में है। बीजेपी नहीं, आरएसएस। मैं ठीक है, वो उनका आरएसएस की भी हम बात करेंगे। बीजेपी बूथ से लेके कार्यकर्ता सम्मेलन, कभी कोई सम्मेलन, हर तरह आप भी करिए, आपको किसने रोका है? आप भी जनता के बीच जाइए, आप भी जनता को बताइए कि हमें मौका आप देंगे तो हम इससे अच्छा माहौल तैयार करेंगे। विश्वास तो दिखाना पड़ेगा ना, जब विश्वास लोगों को होगा तभी तो वो आपकी बात का भरोसा करेंगे निखिल भाई। ठीक है, मैं और खाली 10 सेकंड लूंगा। जी 10 सेकंड जल्दी से। नहीं, मिश्रा जी एक बहुत ही सम्मानित, हम कह सकते हैं बहुत सम्मानित, बहुत समय से पत्रकार रहे हैं और हम ही कई बार हम इनके लंबे डिबेट्स भी देखते हैं। अगर इन्होंने बात अगर सम्मान की करी है तो मैं तो छोटी सी बात पूछना चाह रहा हूँ कि क्या स्टेट हेड यूपी मिश्रा जी क्या योगी जी का सम्मान नहीं करते? अगर आप हाँ ना बताइए। देखिए, सवाल मत करिए, आप लोगों के अंदर यही कमी है। आप जमीन नहीं देखना चाहते हैं, जमीन आपके नीचे खिसक जाती है तब आपको समझ हो जाता आता है कि यार गलती हो गई। मेरी बात तो सुनिए, मेरी बात पूरी होने दीजिए। क्या आप योगी जी का सम्मान नहीं करते हैं? आप जरूर योगी जी का सम्मान करते होंगे, हम भी योगी जी का सम्मान करते हैं। मेरी पूरी बात होनी चाहिए। योगी जी ने अपने मंच के माध्यम से क्या बोला था भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं को कि आप भी पीडीए, समाजवादी के जो पीडीए परारी कार्य कर रहे हैं शहर में, आप भी उनकी तरह काम कीजिए, घर पर मत सोइए, उनकी तरह समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरह सड़कों पे जाइए, रोडों पर जाइए, गलियों में जाइए और कार्य करिए। ऐसे आलकस मत दिखाइए घर पर। तो ये बात इस पर होनी चाहिए। तो समाज पार्टी का हर कार्यकर्ता हमेशा मेहनत करता है, नेता कार्यकर्ता पदाधिकारी समाज पार्टी के, और हम ही नहीं बल्कि हमारे जो दूसरे विपक्षी दल हैं वे भी हमेशा समाज पार्टी कार्यकर्ता की तारीफ करते हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता 24/7 365 दिन समाजवाद का प्रतीक लेकर जनता के बीच रहता है, जनता के लिए रहता है और जनता के साथ रहता है। ठीक है, अब आने वाले समय वैसे से तो क्या ही स्थिति रहेगी और कार्यकर्ता अगर जमीनी स्तर पर डटे रहे तो ज्यादा बेहतर होगा। लेकिन आपने कम से कम स्वीकार तो किया कि 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारी के लिए आरएसएस मैदान में उतरा हुआ है। हालांकि आए दिन हम खबरें पढ़ रहे हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ आज जिले दर जिले दौरा कर रहे हैं और तमाम बड़ी सौगात भी दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो भी चुनाव के ही परिप्रेक्ष्य में है। लेकिन राघवेंद्र जी, आपके पास आते हुए तमाम ऐसी चीज है जिसको लेकर विपक्ष का सीधे तौर पर कहना कि माफियाओं का खात्मा, तुष्टिकरण की राजनीति, जातिवाद को लेकर राजनीति करना और ऐसे कानून व्यवस्था को लेकर वो जो अपराध के मुद्दे और जो आंकड़े यहाँ पर समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने गिनाए हैं, इन मुद्दों को लेकर 2027 में जाएंगे ताकि लोगों के बीच में प्रचार किया जाएगा कि देखिए जो आप लोगों के बीच में झूठ और भ्रम की स्थिति फैलाई जा रही है उसके उलट ये तस्वीरें हैं। देखिए, हम लोग जो होते हैं समाज के बीच में रहते हैं, जनता के बीच में रहते हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास को नारे को लेकर के हम लोग काम करते हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय, बाबा भीमराव अंबेडकर के अंत्योदय के विषय को लेकर के काम करते हैं। हमें इनके जैसे लोगों की कोई परवाह नहीं है। हम कोई आंकड़ा रखते कहते झूठा आंकड़ा है। अरे भैया, आजम खां पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस को अपने कैंपस में ले लेते हैं, सरकारी जमीन पर कब्जा करते हैं, ये जग जाहिर बात है। ये कोई हमने झूठ बोला? और 4-5 चीजें मुझे समय कम मिला था, मैंने रिसर्च की, मैंने बातें बताई। ये कोई झूठ बात नहीं है। जब इनके पास कोई भागने का रास्ता नहीं मिलता है, हाथ खड़े कर देते हैं, झूठी बात है, झूठी बात है, झूठी बात कहकर निकल लेते हैं। अरे माननीय, कम से कम जांच किया करिए, उसके बाद साक्ष्यों के आधार पर तर्क किया करिए। एनसीआरबी के आंकड़े आज से 2 साल पहले के हैं। राष्ट्रीय औसत से उत्तर प्रदेश में अपराध 25% कम हुआ है। मैं 2 साल पहले की बात कर रहा हूँ, आज की तारीख में और भी कम हो गए होंगे। हमारी मंशा में प्रश्न नहीं खड़ा किया जा सकता है, इनकी मंशा में प्रश्न खड़ा किया जा सकता है। मैना ठेर में एक बलात्कार का प्रयास होता है लड़की के साथ, उसके बाद लड़की की एफआईआर लिखी जाती है, वो जो अल्पसंख्यक समाज के लोग थाना फूंक देते हैं, एक डीआईजी की पिटाई होती है, इंस्पेक्टर को मरणासन छोड़ दिया जाता है, गाड़ियां फूंक दी जाती है, बहुत बड़ा घटनाक्रम होता है। इनकी सरकार बनती है, अपराधियों के मुकदमे वापस ले लिए जाते हैं। आजमगढ़ में, संजरपुर में
अखिलेश यादव जाते हैं आतंकवादियों के मातम कुर्सी में, इसे क्या कहा जाएगा? आतंकवादियों के मुकदमे छुड़ाने के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट में अखिलेश यादव हलफनामा देते हैं। झूठ मत बोलिए, यहाँ पर आपको सुनने नहीं आया, सच बोलिए। और झूठ बोलेंगे तो मैं फिर बोलूंगा। देश के आतंकवादी तो आप हैं, देश के आतंकवादी तो आप हैं। आतंकवादी का सबक कभी भी डिबेट में सकते नहीं है, क्योंकि आतंकवादी का सबक वही यूज करता है आतंकवादियों के साथ होता है। सबसे बड़े आतंकवादी तो आप हैं, सबसे बड़े आतंकवादी आप हैं। देश को बेचने का काम कर रहे हैं आप, तो देश को बेचे क्या वो आतंकवादी नहीं होगा? सारा देश आपने बेच दिया है, एक झंडा लगा दिया आपने देश के संसाधनों को बेचने के लिए, तो क्या आप आतंकवादी नहीं हुए? तो आतंकवादी रहकर आतंकवादी शब्द का प्रयोग करना ये आपकी एक रुचि बन चुकी है। मुजफ्फरनगर दंगे में एक पक्ष के लोगों को आपका मिलेगा। मुजफ्फरनगर दंगे करवाने वाले यही भारतीय जनता पार्टी के लोग बैठे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने मुजफ्फरनगर दंगे करवाए थे। इनको भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को मानना चाहिए, उनको धन्यवाद देना चाहिए। क्यों? क्योंकि 24 घंटे के अंदर मिसाल दी कैसे पूरे मुजफ्फरनगर में पूरा नियंत्रण हो चुका था पूरा दंगे पर, जो भी शहर में हुआ था। और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता अपने भड़काऊ भाषण दे इन्होंने निखिल खत्री जी, देखिए आपके माध्यम से मैं पूरी समाजवादी पार्टी को कुछ नहीं कहना चाहती सर। अब आप लोग जिस तरह से संयम बार बार बरत नहीं पा रहे हैं और ऐसे 20 मिनट में इंटरप्ट कर रहे हैं सर, यही तो शायद हताशा है कि आने वाले समय के लिए आप अभी हताश और निराश दिखाई दे रहे हैं। एक बार सुन लीजिए बाकी सर, आपकी बारी आई थी, आपकी बारी को पूरा पूरा सुना गया, तो बाकी पैनलिस्ट को आप सुनते क्यों नहीं है? दिक्कत क्या हो जाती है आप लोगों को? कैसे कई चीजों का प्रयोग तो आपने भी किया, लेकिन आपकी बारी को सुना ना, आपकी बातों को बहुत गहनता से सुना, आप उसी का जवाब वो दे रहे हैं। इसके बाद मैं आप ही के पास आ रही हूँ, सुन लीजिए सर, ऐसे बीच में इंटरप्ट मत कीजिए। ये हताशी दिखाता है समाजवादी पार्टी की, और इसी हताश को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। ये लोग ठीक है निखिल खत्री जी, मैं आपको ऑडियो म्यूट करवा दूंगी सर, अब सुन लीजिए। जनता ने 24 मिनट को दुत्कारा था और जनता ने 27 में दुत्कारेगी। ये ऐसा बड़बोलापन जनता है भारतीय जनता पार्टी का समझ चुकी है। इनकी चौहागदरी अपनी ऑडियो म्यूट कर दीजिएगा। लेकिन राघवेंद्र जी, मेरा सवाल आपसे एक और है। राघवेंद्र जी आवाज पहुंच रही सर, सवाल एक और है। अभी जिस चीज का जिक्र यहाँ पर समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता निखिल खत्री कर रहे थे, वही सवाल मैं आपसे जानूंगी कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने उन्होंने कहा कि मंच से कहा कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं से कुछ सीखिए, सड़कों पर उतरिए और अपने बूथ मैनेजमेंट को या फिर मंडल स्तर पर अपने आप को मजबूत करिए। क्या कभी ऐसा कोई वाक्य हुआ जहां योगी आदित्यनाथ ने कहा? क्योंकि सर हमें तो कुछ याद नहीं आ रहा ऐसा। हमसे पूछ रहे हैं आप? जी सर, कुछ नहीं कहा, हम झूठ बोल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता को पता है भैया जुमले बाजो। तो आप अपने योगी जी की बातों को झूठा रहे हैं, बताइए। आप अपने योगी जी की बातों को झूठा रहे हैं, आप योगी जी को झूठा साबित कर रहे हैं, बताइए अपने लोगों के लिए। एक परिवार की पार्टी ध्यान देने का काम कर रहे हैं। योगी जी को झूठा कर दिया, योगी जी को झूठा कर दिया अपने लोगों के लिए। तांत्रिक तरीके से चुनाव कराते हैं, हम लोग मंडल अध्यक्ष चुनते हैं, हम लोग जिले के पदाधिकारी बनाते हैं, ईमानदारी से हम लोग प्रदेश अध्यक्ष बनाते हैं। एक परिवार के ईमानदारी आपने इतनी की, पूरा देश आपने बेच दिया। क्या करिए आप लोग? आपने ईमानदारी से देश बेचा है क्या? झूठ का बुलंदा लादे आपने ईमानदारी से देश बेचा है? माननीय योगी आदित्यनाथ पार्टी समाजवादी पार्टी की तुलना करें। अरे भाई हमारा संगठन है, हम लोग संगठन में काम करते हैं, संगठन में रचे बसे लोग हैं। आप लोग दूसरे संगठन, हमने कोई समाजवादी पार्टी धरातल में, पूरी समाजवादी पार्टी गायब है। चुनाव में टिकट अगर आरएसएस लग जाए जैसे आरएस छटका था, तो ये कहीं भी सड़कों पर नहीं दिखेंगे, ये मात्र अपने घरों में देखेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है। ठीक है, मैं आप ही के पास आ रही हूँ। आपने चूंकि बीजेपी का भी शासन देख रहे हैं और ऐसे में आपने समाजवादी पार्टी के शासन को भी देखा, दोनों में अगर डिफरेंशिएट करने की कोशिश करें और सिर्फ कानून व्यवस्था का हम जिक्र करें, तो किस तरह का बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिला है? आशुतोष जी देखिए ऋतु, अब वही बात है कि मैं दोनों को सुनना था। वो कह रहे थे कि माफियाओं पर सरकार कार्रवाई कर रही है, वो कह रहे हैं कि माफियाओं पर नहीं, बदले की भावना से है। कुल मिला के यही इस तरह की बात हो रही है। लेकिन मैं एक बात देखो बताऊं कि सरकार ने जो अभी तक माफियाओं के बंगले गिराए, प्रयागराज में जो जगह जगह कार्रवाई हुई, माफियाओं के कब्जों से जो जमीन छुड़ाई गई,
उस पर क्या कोई निजी यूज किया गया? बिल्कुल ऐसा नहीं है। देखिए, जो जमीन माफियाओं से छुटाई गई उसके बाद वो गरीबों के लिए उस पर प्रधानमंत्री आवास बनाकर तैयार किए गए। इतिहास में पहले कभी नहीं सुना गया था कि माफियाओं की जमीनों पर कब्जे छुड़ाने के बाद गरीबों के आवास, गरीबों के आशियाने बनाए जाएं। जिस जमीन पर कभी माफिया का खौफ था, आज वहां गरीब का बच्चा आराम से चैन की नींद सो रहा है ना, कोई ना कोई तो सो ही रहा है। ये दोनों, चाहे वो पक्ष हो या विपक्ष हो, दोनों की नीयत को स्पष्ट एक बात समझनी होगी कि विपक्ष के पास अगर मुद्दे हैं तो फिर लगातार उन्हें हार का सामना क्यों करना पड़ रहा है? अगर सब कुछ ठीक था, सरकार इतनी निकम्मी है, सरकार की योजना इतनी खराब है, तो फिर आप 17 के बाद 22 में क्यों नहीं सरकार बना पाए? और आज भी आपको संशय है, काहे गवाहे ये आवाज निकल के आती है कि क्या होगा 27 के अंदर। तो निखिल जी, विचार करना होगा और तर्क के साथ विचार करना होगा। बहस करने से कुछ नहीं होता। अभी हम कुछ कहें, आप कुछ कहें, उस पर तर्क हो, बेवजह की बहस हो, कोई मतलब नहीं। ऑन स्क्रीन पर झगड़े से कोई फायदा होने वाला नहीं है। जो छवि बनी हुई है उस छवि में कैसे परिवर्तन लाया जाए, उस पर विचार करना चाहिए। और सरकार तो लगातार अपने काम कर ही रही है। उनका वो तो समय समय पर जो माफिया सिस्टम है और जो उनके दामाद बने हुए हैं उन पर कार्रवाई कर रही है। और तमाम जो सरकार और अपराधियों के, खासकर अपराधियों के जो संरक्षण करने वाले लोग हैं, वो आज कहां हैं? पहली बार इतिहास में ऐसा देखा जा रहा है कि अगर कोई अपराधी सड़क पर अपराध कर रहा है, देखिए किसी के मन में कोई गुस्सा नहीं है। अभी आप बैठे हो टीवी पर, यहां से निकल के क्या कर दूं, मैं क्या कर दूं, किसी के मन में कोई नहीं गुस्सा है। लेकिन सरकार की जो अकाउंटेबिलिटी है, कम से कम वो काम तो कर ही रही है ना, ये तो स्वीकार करना पड़ेगा। सूर्या को बुलाया और उसके बाद क्या कार्रवाई हुई दुनिया ने देखा, और सरकार साफ संदेश भी दे रही है। इसलिए सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए इस पर विचार होना चाहिए कि कैसे माफिया राज उत्तर प्रदेश में खत्म हो, कैसे उत्तर प्रदेश में जो छवि चल रही है ये निरंतर बनी रहे आगे भी, ये सोचना पड़ेगा निखिल भाई। और मैं बीजेपी के प्रवक्ता से भी ये कहना चाहूंगा कि देखिए, लगातार आपसे भी सवाल खड़े होते हैं, तो आप बताइए ना, तर्कों के साथ इनको भी स्पष्ट करिए कि हम कैसे कार्रवाई करके लोगों को एक संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। कैसे लोगों को लगता है कि ठीक है, अब उत्तर प्रदेश के अंदर कानून का राज है, और कैसे लोग रात में भी, हमारे घर की महिलाएं 12-1 बजे घर से निकल जा रही हैं, कैसे वो अपने सुरक्षित घरों पर आ जा रही हैं। इन सब चीजों पर विचार करना होगा रितु जी, दोनों पक्षों को सोचना होगा जी। निश्चित तौर पर निखिल खत्री जी, क्योंकि आत्ममंथन का अभी यहाँ पर समय चल रहा है, और ऐसे में 2027 के विधानसभा चुनाव है, दोनों ही राजनीतिक पार्टी, और अगर कोई तीसरी भी राजनीतिक पार्टी है तो उसको भी आत्ममंथन करने की जरूरत है कि आखिर कहीं तो कमी रही होगी। लड़ाई झगड़े से सर कुछ नहीं होगा, आत्ममंथन करेंगे, शायद उसके बाद क्या पता 2027 में बेहतर परिणाम मिल जाए आपको। नहीं, बिल्कुल आपने बहुत सही बोला कि आत्म मंथन से ही आदमी को या पार्टी को हर चीज की बातों का पता लगता है, और आत्म मंथन करने के बाद ही 24 में भारतीय जनता पार्टी 400 पार हुई है। और उसके बाद हम अभी और आत्म मंथन करेंगे, जहां पर हमारा आत्मविश्वास बढ़ रहा है, वहां पर भारतीय जनता पार्टी की जो ईगो थी वो कम होती जा रही है, बढ़ती जा रही है, ये बताएं। और दूसरी बात, ये मुख्य धारा पर ये होना चाहिए, अभी 27 का चुनाव आने वाला है, हालांकि 26 में भी चुनाव हो जाए या 27 में हो जाए, जब भी चुनाव हो, हम तो एक बात पूछना चाह रहे हैं, जो भी उत्तर प्रदेश में नंबर 2 पर है भारतीय जनता पार्टी, वो पंचायत चुनाव क्यों नहीं करवा रही है? क्यों इतना डर गई है? जो ट्रेलर जिसे बोला जा रहा था एमएलए चुनाव से पहले, वो ट्रेलर में ही खुश हो गई है, उन्होंने वो ट्रेलर नहीं करवा पाए, तो क्या फिल्म वो करवाएगी? और इस बार उत्तर प्रदेश की जनता ने एक बार ठाना है कि 2 बार, हमारी उत्तर प्रदेश की जनता में एक बहुत बड़ी खासियत है कि बड़े भोले भाले इंसान होते हैं, हम बड़े भोले भाले इंसान होते हैं, बड़ा दिल से सोचते हैं। हम 2 बार भारतीय जनता पार्टी की नीतियों में
उनकी जो गलत नीति था उनको समझ नहीं पा रही, हमारी जनता ने उनको वोट दिया। पर अब जनता भली भांति समझ चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ उनकी पार्टी है जो मात्र देश में 5 या 10% लोग हैं, ये उनकी सरकार है, और बाकी 85-90% वाले आबादी से इनको कोई लेना देना नहीं है। इस मारे हर चीज का ये प्राइवेटाइजेशन करवा रहे हैं, कोई इन पर रोक नहीं है, कोई इन पर टोक नहीं है, और कोई पूछता है तो उनको ऐसी डेरोगेटरी कमेंट्स करते हैं। ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। इसलिए 27 में भारतीय जनता पार्टी जनता इनको सबक देगी, और जनता इनको उखाड़ फेंक कर उत्तर प्रदेश से जनता के संदेश देगी कि आपसे बड़ी जुमलेबाज पार्टी, भारतीय जनता पार्टी से बड़ी जुमलेबाज पार्टी किसी भी देश की किसी भी जनता ने नहीं देखी होगी। और ये इनकी सारी की सारी जितनी भी नीतियां लेकर सारी इनकी नीतियां इन पर खुद ही उल्टी पड़ जाती है, क्योंकि ये सोचने समझने से पहले कर देते हैं और उसके बाद ही उन चीजों को वापस लेते हैं, उन चीजों का स्पष्टीकरण कर देते हैं। और 27 में भारतीय जनता पार्टी जाएगी, हम जब हमारे प्रदेश में उन्नति आएगी और खुशहाली आएगी, और 27 में 403 सीटों में एक प्रत्याशी जिसको भी बसपा पार्टी टिकट दे देगी, गठबंधन टिकट देगा, वो चुनाव लड़ेगा, और चुनाव लड़ने के साथ साथ जनता उसे चुनाव जितवाएगी। ठीक है सर, एक और सवाल मेरा आपसे ये रहने वाला है कि 2027 के विधानसभा चुनाव, क्योंकि आप 24 लोकसभा का कर रहे हैं, तो 24 के लोकसभा चुनाव में हमने देखा था कि बीजेपी ओवर कॉन्फिडेंस में थी, और शायद बीजेपी को वही 400 पार का नारा ओवर कॉन्फिडेंस ही ले डूबा। वो ओवर कॉन्फिडेंस समाजवादी पार्टी में 2027 के लिए नहीं आना चाहिए। लेकिन कल को अगर किसी भी तरह की दिक्कत होती है, ऊहापोह की स्थिति होती है, वापस मैं उसी बात का जिक्र करूंगी कि अगर समाजवादी पार्टी 2027 में नहीं आ पाती है, तो कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि आप लोग ईवीएम, चुनाव आयोग या तमाम चीजों को लेकर, चुनाव प्रबंधन या इन चीजों पर ठीकरा फोड़ना शुरू कर देंगे? भैया हम रितु जी, हम पॉजिटिव पॉलिटिक्स करते हैं, इसलिए आप हमसे हमेशा पॉजिटिव बातें पूछिए, और जो नेगेटिव पॉलिटिक्स करता है आप उनसे नेगेटिव बातें पूछिए। सर ये पॉजिटिव बात है, यही तो जानना है, उत्तर प्रदेश की जनता जानना चाहती है कि कल को अगर आप लोग हार भी जाते हैं और समाजवादी पार्टी नहीं आती है, सवाल बीजेपी से भी रहेगा, लेकिन अमूमन तौर पर ये विपक्षी पार्टी सवाल उठा दी थी चुनाव आयोग पर, ईवीएम पर, तो वो ठीकरा तो नहीं फोड़ेंगे। ये आश्वस्त कर दीजिए उत्तर प्रदेश की जनता को आप। नहीं, इस बार जैसे माननीय अखिलेश यादव जी ने बोला है कि इस बार अगर भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में आ गई तो ये ऐसी डिक्टेटरशिप ला देगी, इससे ज्यादा डिक्टेटरशिप ला देगी। नहीं, जो भी लाएगी सर, जो भी लाएगी, तीसरी बार आप वो रिपीट हो, शासन में आ पाए। मेरा सवाल ये नहीं है, आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे। मेरा सवाल मात्र बस इतना सा है, जो कि कम शब्दों में आपको जिसका जवाब देना है, और सवाल ये कि अगर कल को 2027 में समाजवादी पार्टी नहीं आ पाती है शासन में, तो उसका ठीकरा कहीं चुनाव आयोग ईवीएम पर तो नहीं फोड़ेंगे आप लोग? मैं रितु भंडारी जी, मैं आपका फिर से बात बोल रहा हूँ कि हम पॉजिटिव वाइब्स वाले लोग, समाज पार्टी 27 में सरकार ही नहीं बनाएगी बल्कि जनता की सरकार बनाएगी। 27 में भारतीय पार्टी भारतीय जवाब आपके पास नहीं है। राघवेंद्र जी, आपके पास आते हुए, समाजवादी पार्टी का सीधे तौर पर कहना है कि 2024 की जो गलती है उसको लेकर पहले तो आप लोग चिंतन मंथन कीजिए, ताकि 2027 में बेहतर परिणाम आप लोग ला सके। निश्चित रूप से हम अपनी भूल स्वीकार करते हैं। हमने जो लक्ष्य रखा था उस लक्ष्य की हमारी प्राप्ति नहीं हो पाई थी, उस पर हम लोगों की तमाम बैठकें हुई, हम लोगों ने उसमें गहन चिंतन किया, मंथन किया, क्या कारण है कि हमारे जो लक्ष्य रखा था वो नहीं प्राप्ति हुई। हम लोगों ने उसमें काम किया, वो काम पूरा हो गया, आगे आने वाले समय में इसके परिणाम बताएंगे। तो ये लोग अपनी गलती स्वीकार करने वाले लोगों में नहीं है। ये आज की तारीख से 20 साल पहले जी रहे हैं। एमबाई ध्रुवीकरण करके चुनाव जीत लेना, पीडीए। अरे मान्यवर, आज की तारीख में बहुत आगे बढ़ चुकी है। अरे इनकी रितु जी, इनकी आवाज बंद करिए। देखिए गलत तरीका है, मैं डिबेट के बीच में नहीं बोलता, ये बीच में इंटरप्ट करते हैं। वास्तविकता ये है, ये लोग जो है अब वास्तविकता जानना ही नहीं चाहते हैं। सब समाज की बात आप लोग करते हैं। एमबाई सब समाज के नेतृत्व करता है, पीडीए सब समाज होता है। पीडीए जो होता है उसमें ब्राह्मण कहाँ गए, क्षत्रिय कहाँ गए? आप लोग बेशर्मी से ऐसे ध्रुवीकरण करके चलते हैं कि आप चुनाव जीत जाएंगे। आज की तारीख में उत्तर प्रदेश की जनता बहुत जागरूक हो चुकी है। आज की तारीख में आप 20 साल पहले जी रहे हैं कि चाट की ध्रुवीकरण करके चुनाव जीत जाएंगे। आज की तारीख में सबको पता है, जनता जो है बगल के राज्यों का विकास देख रही है। हमारी 22 राज्यों में ऐसी सरकार थोड़े ना है, 6 बार लोग चुनाव जीते हुए। गुजरात में 6ठी बार सरकार बन रही है, देश में 3री बार सरकार बनी है, उत्तर प्रदेश में 3री बार बनने जा रही है। आप लोग ध्रुवीकरण करने बाबू वही अपना गाना गा रहे हैं, एमआई। बताइए मुसलमानों को क्या दे दिया आपने? 5 कम बताइए।
ये आप लोगों को क्या दे दिया बताइए 5 का। ठीक है, हालांकि एक बंगाल इस वक्त बड़ा एग्जाम्पल है जिसको लेकर बीजेपी चल रही है और मान लीजिए 2027 में यहाँ पर बीजेपी का शासन तीसरी बार रिपीट होगा, लेकिन आने वाला वक्त ही बताएगा कि किस तरह की उहापोह की स्थिति यहाँ पर देखने को मिल पाती है। अब समाजवादी पार्टी बनाम यहाँ पर बीजेपी हो रहा है। बहरहाल आप सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े, इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा की है, उसके लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया। और खास पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिएगा भारत अपडेट के साथ। नमस्कार।